जय हिंद। तो हम लोगों ने केंद्र का शासन पढ़ लिया, राज्य का शासन पढ़ लिया। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन पढ़ेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भाग 8 में है, अनुच्छेद 239 में है। भाग 8 अनुच्छेद 239। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश। और केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश कितने हैं? 9 हैं, कुल 9 प्रदेश हैं। तो केंद्र के द्वारा शासित है, इसका मतलब इनका प्रशासन राष्ट्रपति करेगा। संसद कानून बनाएगी, प्रशासन राष्ट्रपति करेगा। तो संसदीय कानूनों के अंतर्गत रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रशासन किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति इन प्रदेशों का प्रशासन करने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करेगा। मतलब राष्ट्रपति इन प्रदेशों का प्रशासन प्रशासकों के माध्यम से करेगा। ठीक, इन प्रशासकों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त या हाई कमिश्नर कहा जाता है। कुछ प्रदेशों में प्रशासक को उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कहा जाता है। जैसे दिल्ली के प्रशासक एलजी कहे जाएंगे, पुडुचेरी के प्रशासक एलजी कहे जाएंगे, अंडमान निकोबार के प्रशासक एलजी कहे जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासकों को भी एलजी या उपराज्यपाल कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अन्य प्रदेशों में इन्हें प्रशासक ही कह दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है, ये लिख दिया गया है। जहां मुख्य आयुक्त कहा जाता है, लिख दिया गया है। बाकी अन्य राज्यों में इनको सीधे प्रशासक कहा जाता है। ठीक, तो ये देखिए कि यही प्रशासक इन प्रदेशों का प्रशासन करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में करते हैं। अब कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और राज्य सरकारें भी हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अन्य राज्यों में विधानसभा और राज्य सरकारें हैं। तो किन किन राज्यों में है? पुडुचेरी में है। 14वें संशोधन के द्वारा पुडुचेरी में विधानसभा और राज्य सरकार का प्रावधान किया गया। इसी तरह दिल्ली में 69वें संशोधन के द्वारा राज्य सरकार और विधानसभा का प्रावधान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 239 क और 239 क। 239 क और क ख। तो दिल्ली में राज्य सरकार और विधानसभा का गठन किया गया। ठीक, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया इसी दौरान। और अब देखिए, जम्मू कश्मीर में भी राज्य सरकार और विधानसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। हालांकि लद्दाख में नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर में है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां राज्य सरकार और विधानसभा है। तो इन राज्यों में प्रशासक की भूमिका क्या होगी? इन राज्यों में प्रशासक की वही भूमिका होती है जो अन्य राज्यों में राज्यपाल की भूमिका होती है। अर्थात प्रशासक जो है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है। हालांकि राज्यपालों से अधिक शक्ति प्रशासक के पास होती है। ठीक, तो यहां भी प्रशासक ही होंगे इन 3 राज्यों में, लेकिन ये संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ज्यादा काम करेंगे।
और यहाँ का प्रशासन वास्तव में वही राज्य सरकार करेगी जैसे अन्य राज्यों में करती है। क्लियर? अब देखिए, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जैसे पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। इन राज्यों में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है, संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर शांति सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रपति के कानून और संसद के कानून में टकराव होता है तो राष्ट्रपति के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये केंद्र द्वारा प्रशासित प्रदेश है। ये क्लियर हुआ? तो इसमें ये 2-3 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि इन प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने प्रशासकों के माध्यम से करता है। प्रशासकों के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नाम हैं। जैसे चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल, अन्य राज्यों में प्रशासक। 3 राज्य ऐसे हैं, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जहां अन्य राज्यों की तरह राज्य सरकार है और विधानसभा है। ठीक, इतना पॉइंट आपको याद करना है। अब अगली चीज हम देखते हैं, ये चैप्टर भाग 8 खत्म हो गया। अब आते हैं स्थानीय स्वशासन। देखिए, केंद्र का शासन हो गया, राज्य का शासन हो गया, केंद्र शासित प्रदेश का शासन हो गया। एक चौथी व्यवस्था भी है भारत में, स्थानीय स्तर पर भी सरकार है। तो उसी स्थानीय सरकार को हम स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज्य कहते हैं। और ये भाग 9 में है, यहां लिख सकते हैं भाग 9, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में है। तो ये अनुच्छेद 243 के कई खंड हैं कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 का से लेकर या 6 तक अभी हम बताएंगे। तो अनुच्छेद 243 में है, भाग 9 में है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदारी देना ही स्थानीय स्वशासन है। गांधी जी का सपना था कि भारत गांवों का देश है, भारत की समस्या तभी सुलझ पाएगी जब गांवों की समस्या सुलझे। गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत विकसित बनेगा। और गांव आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब गांव के लोगों को निर्णय में भागीदारी दी जाए, अर्थात गांव के लोग अपना शासन स्वयं चलाएं। तो गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य का प्रावधान किया गया। लेकिन चूंकि यह निदेशक तत्व था, इसलिए इसे सभी राज्य लागू करते या न करते ये उनकी मर्जी पर था, उनके लिए बाध्यकारी नहीं था। एक तो ये स्टेट लिस्ट भी थी, तो चाहे वो एक निदेशक तत्व था, दूसरा स्टेट लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट में स्थानीय स्वशासन। ऐसे में राज्यों के लिए बाध्यकारी था, लागू करते या ना करते। तो कैसे आज सभी राज्यों ने स्थानीय स्वशासन को लागू किया है और गांधी जी के ग्राउंड डेमोक्रेसी का सपना पूरा करने में सहयोग दिया है,
उसी की कहानी हमारी जुबानी आप सुनने जा रहे हैं। ठीक, देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन माने जाते हैं। सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। ठीक, स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन की जहां तक बात है, तो स्थानीय स्वशासन के शिल्पी या कह दीजिए जनक ये बलवंत राय मेहता है। इन्हीं की सिफारिशों पर पहले पंचायती राज लागू किया गया, आगे कहानी में देखेंगे। तो ये 2 पॉइंट याद करना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन हैं और स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के शिल्पी या जनक बलवंत राय मेहता है। अब स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास की कहानी क्या है, ये देखिए। सबसे पहले 1952 में अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई। उन्हें चरखा काटना, मुरब्बा बनाना, चटनी बनाना, ये सारी चीजें सिखाने का कार्यक्रम था। यही सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहलाया। अमेरिका ने तकनीकी सहायता दी थी, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। अधिकारी लोग जो पैसा आता था वो खा लेते थे। ठीक, वही मुख्य अधिकारी जो नोडल अधिकारी इसके थे, ब्लॉग वाले वीडियो थे, ये ब्लॉग मॉडल अमेरिका से ही लिया गया है। तो नोडल अधिकारी वही वीडियो थे चट कर जाते थे। तो 1952 में अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश का मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर शासन को 3 स्तरों में बांट दिया जाए। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत स्थापित किया जाए जिसके मुखिया प्रधान जी हों। क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत जिसके मुखिया ब्लॉक प्रमुख हों। जिला स्तर पर जिला पंचायत जिसके मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष हों। तो इसी त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज्य कहा गया। फिर इसी पंचायती राज्य को 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी की सरकार ने राजस्थान के नागौर में लागू कर दिया। एक प्रयोग था। तो राजस्थान के नागौर में पंचायती राज को पहली बार लागू किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया, फिर पूरे देश में लागू किया गया। लेकिन यह बहुत सफल नहीं रहा। क्यों नहीं सफल रहा? इसकी असफलता का कारण यही था कि एक तो पंचायती राज अनुच्छेद 40 में एक निदेशक तत्व है, तो राज्य लागू करे या न लागू करे बाध्यकारी नहीं है। दूसरा, यह राज्य सूची का विषय है, तो कोई राज्य लागू करे या ना करे यह उसकी मर्जी पर था, केंद्र कुछ नहीं कर सकता था। तो तमाम राज्यों ने ये बलवंत राय मेहता वाले पंचायती राज को लागू किया, तमाम राज्यों ने लागू नहीं किया। जिसने लागू भी किया उन्होंने समय पर चुनाव नहीं कराया, पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिए, ना उनके लिए कोई वित्तीय व्यवस्था की, इसलिए यह प्रणाली बिल्कुल असफल हो गई। फिर 1978 में जब जनता सरकार बनी तो उसने अशोक राय मेहता समिति का गठन किया। इस अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। 2 स्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की।
इसने कहा कि ये वाला सिस्टम ठीक नहीं है, कई गांवों को मिलाकर एक मंडल पंचायत बनाइए, कई गांवों को मिलाकर एक मंडल पंचायत बनाइए और एक जिला पंचायत बनाइए। लेकिन जनता सरकार कुछ दिनों की ही मेहमान रही, 2 साल रही सत्ता में, जनता सरकार घिर गई तो ये व्यवस्था लागू नहीं की गई। तो अशोक राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। फिर आगे चलकर 1985 में GV.K. राव समिति का गठन किया गया। तो ध्यान रहे, GV.K. राव समिति ये पंचायती राज्य से संबंधित नहीं थी, ये इस बात के लिए गठित की गई थी कि किस तरह से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। तो इन्होंने कहा कि अगर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से लागू करना है तो उसके लिए पंचायतों को सशक्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको पंचायतों के माध्यम से ही लागू किया जा सकता है। तो पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सुझाव देने हेतु सिंधवी समिति का गठन किया गया और इस सिंधवी समिति ने कहा कि अगर पंचायतों को गठन मजबूत बनाना है तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर इसे अनिवार्य बना दिया जाए। तो बात राजीव गांधी सरकार को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने थुंगन समिति का गठन किया 1989 में। थुंगन समिति से कहा कि संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रारूप बनाया जाए। तो थुंगन समिति ने संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रारूप बनाया। इसीलिए हमने लिखा है कि सिंधवी और थुंगन समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर अनिवार्य बना दिया गया और संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां और 74वां संशोधन किया गया। 73वां और 74वां संशोधन किया गया। इस तरह से आपने ये चीज देखा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन हैं, स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक बलवंत राय मेहता हैं। पंचायती राज्य के विकास के क्रम में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ, फिर बलवंत राय मेहता समिति आई। इसने त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में इस पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन सफल नहीं हुई। ठीक है, लागू किया गया, इसके बाद पूरे देश में लागू किया गया, लेकिन सफल नहीं हुई। फिर अशोक राय मेहता समिति का गठन किया, उसने 2 स्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। अंत में GV.K. समिति ने पंचायतों को मजबूत बनाने की सिफारिश की। आगे चलकर सिंधवी और थुंगन समिति की सिफारिशों पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां और 74वां संशोधन किया गया। हाँ, अब 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायतों का प्रारूप, तो ये देखिए कि 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को अनिवार्य बनाया गया। अब 73वें संशोधन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पंचायतों की मोटी मोटी रूपरेखा खींच दी और बाकी इसे कैसे लागू करना है राज्यों पर छोड़ दिया, क्योंकि पंचायतें राज्य सूची का विषय हैं। तो क्या रूपरेखा बनाई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अब इस रूपरेखा में हर राज्य ने अपने अपने तरीके से कुछ जोड़ा। तो ये रूपरेखा पढ़ने से आपका मतलब है, तो देखिए 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसी में पंचायतों की व्यवस्था की गई। पंचायतों में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई,
पहला त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया, वही पुराना वाला बलवंतराय मेहता वाला। तो त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। तो त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में पहला जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, आपने सुना होगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा 1000 की आबादी पर, कम से कम 1000 की आबादी हो तब ग्राम सभा स्थापित की जाएगी। तो जो 18 वर्ष की आयु के गांव के लोग हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो सभी मिलकर ग्राम सभा कहलाते हैं। और जब ग्राम सभा के लोग प्रधान और वार्ड सदस्य का निर्वाचन करते हैं तो यही प्रधान और वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत कहलाते हैं। तो गांव के लोग ग्राम सभा और ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि हैं वही ग्राम पंचायत कहलाते हैं। क्लियर? ग्राम सभा कम से कम 1000 की आबादी पर स्थापित होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत में प्रधान जी होते हैं और कई वार्ड सदस्य होते हैं। एक तरह से हर मोहल्ले में एक सदस्य जनता सीधे चुनती है, वही वार्ड सदस्य कहलाते हैं। तो जनता सीधे प्रधान और वार्ड सदस्य का चुनाव करती है। क्षेत्र पंचायत में देखिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं जिसको आप बीडीसी मेंबर कहते हैं। बीडीसी मेंबर कम से कम 2000 की आबादी पर होते हैं। एक मेंबर 2000 की आबादी पर होता है। तो बीडीसी मेंबर को सीधे जनता चुनेगी और यही बीडीसी मेंबर ब्लॉक प्रमुख को चुनेंगे। क्लियर? जिला पंचायत पर जिला पंचायत सदस्य होते हैं। एक जिला पंचायत सदस्य कम से कम 50,000 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिला पंचायत सदस्य को सीधे जनता चुनेगी और ये जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे। ये क्लियर हुआ? तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ये व्यवस्था उन राज्यों में लागू नहीं होगी। ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर उन राज्यों में नहीं होगा जहां की आबादी 20 लाख से कम है। मतलब 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में ये मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, मतलब क्षेत्र पंचायत वाला। अब देखिए, प्रधान जी की, वार्ड सदस्य की, बीडीसी की, प्रमुख की, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य की योग्यताएं क्या होंगी? इनकी योग्यता विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वही एमएलए बनने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन एमएलए की आयु कम से कम 25 वर्ष है, इनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर 21 वर्ष आयु के हो चुके हैं तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए, कार्यकाल इन सदस्यों का कितना होता है या पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तुरंत नहीं, चुनाव के तुरंत बाद नहीं, चुनाव के 2 वर्ष बाद इन पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें हटाया जा सकता है। ये क्लियर हुआ? प्राधिकार देखिए, क्या प्राधिकार होंगे, क्या अधिकार होंगे पंचायतों के? तो पंचायतों के जो अधिकार है 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची में इन्हें 29 प्राधिकार दिए गए हैं कि 29 विषयों पर ये कानून बना सकती हैं पंचायतें। जैसे स्वास्थ्य है, प्राइमरी शिक्षा है, सफाई है, पेयजल है, तो इनसे संबंधित कानून बना सकती हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी इन्हें प्राधिकार दे सकती हैं। ठीक, अब देखिए, इसके बाद आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण कितना है?
आरक्षण की जहां तक बात है तो इन तीनों स्तरों पर, मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन तीनों स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो कभी कभी आज भी 50% ऑप्शन नहीं देता, केवल 1/3 ऑप्शन देता है। तो अपने हिसाब से आप लगा लीजिएगा। तो तीनों स्तरों पर महिलाओं को 1/3 या 50% आरक्षण दिया गया है। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। OBC का आरक्षण राज्य की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि अगर राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकता है, राज्य ना चाहे तो आरक्षण ना दे। तो उत्तर प्रदेश में तो दे दिया गया है OBC को भी आरक्षण। इसके अलावा देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को दुरुस्त करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। तो ये राज्य वित्त आयोग केंद्र वाले वित्त आयोग से अलग होगा। ये राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? राज्य और पंचायतों के बीच राजस्व या संसाधनों का आवंटन करेगा कि पंचायत को कितना मिले और राज्य को कितना मिले। और इस राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल महोदय 5 वर्ष के अंतराल पर करेंगे, और जबकि केंद्र वाला वित्त आयोग का गठन वो राष्ट्रपति करता है। इस वित्त आयोग का गठन राज्यपाल 5 वर्ष के अंतराल पर करेंगे। अगला देखिए, राज्य चुनाव आयोग। तो ये 243 में है। राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। इसे उसी रीत से हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। और यह राज्य चुनाव आयोग हर 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव कराएगा, लेकिन चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करेंगे? राज्यपाल जारी करेंगे। चुनावों की अधिसूचना राज्यपाल जारी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब पंचायतों पर नियंत्रण कैसे होगा? कौन करेगा? राज्य सरकारें करेंगी, क्योंकि पंचायतें राज्य सूची का विषय हैं। इस पर कानून की राज्य सरकार ही बनाएगी। तो राज्य सरकार ही चुनाव कराएगी इनका, और इन्हें जो प्राधिकार 29 के अलावा जो प्राधिकार देना चाहेगी देगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए, पंचायतों में एक जिला नियोजन समिति भी होती है। इस जिला नियोजन समिति के सदस्यों का चुनाव जिला पंचायतों के सदस्य और नगर पालिकाओं के सदस्य करते हैं। इनका काम केवल यही है कि ये विकास योजनाएं बनाएंगी, और ये विकास योजनाएं बनाकर राज्य सरकार को देंगी। राज्य सरकार उन विकास योजनाओं को लागू करेगी। अब देखिए, अब आगे 74वें संशोधन के अंतर्गत नगर पालिकाओं का क्या प्रारूप होगा? तो 73वें संशोधन में तो गांव में पंचायतें स्थापित की गई। 74वें संशोधन में जो नगर का स्थानीय प्रशासन है वह है, इसको जो शीर्षक दिया गया है नगर पालिकाएं। इनकी स्थापना के लिए 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये देखिए, छोटे बड़े नगरों के हिसाब से यहां नगरों में पंचायतों का, नगर पंचायतों का नाम दिया गया है। छोटा नगर है, मतलब 30,000 से 1 लाख तक की आबादी है, तो इसे नगर पंचायत कहा जाएगा। अगर 1 लाख से 5 लाख की आबादी है तो इसे नगर पालिका कहा जाएगा, और 5 लाख से ऊपर है तो इसे नगर निगम कहा जाएगा। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, यहाँ सब नगर निगम है। जो आपके जिले हैं छोटे छोटे, वहां नगर पालिका है। जो आपकी हाट बाजार है वहां नगर पंचायत है। तो देखिए, नगर पंचायत और नगर पालिका में तो सभासद होंगे, जिसको पार्षद कहते हैं, और चेयरमैन होंगे। सभासद और चेयरमैन दोनों का चुनाव सीधे जनता करेगी।
इसी तरह नगर निगम में सभासद और मेयर होंगे, इनका भी चुनाव सीधे जनता करेगी। तो सभासद और मेयर के अलावा तीनों स्तरों पर उस क्षेत्र के जो एमपी, एमएलए, एमएलसी होंगे वो भी सदस्य माने जाएंगे। तो सभासद, मेयर या सभासद चेयरमैन ही सदस्य नहीं होंगे, उस क्षेत्र के एमपी, एमएलए, एमएलसी भी वहां के सदस्य होंगे। योग्यताएं इनकी पंचायतों की ही समान है, मतलब एमएलए बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष है। प्राधिकार, इनको 29 अधिकार दिए गए हैं, इनको केवल 18 अधिकार दिए गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, सड़क, पानी, ये तो नगर पालिका या नगर निगम ही करता है नगरों में। आरक्षण पंचायतों की तरह है, तीनों स्तरों पर महिलाओं को 50%, SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ओबीसी का आरक्षण राज्य की मर्जी पर। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग ये वाला वित्त आयोग, पंचायत वाला वित्त आयोग जब नगर पालिका के संदर्भ में काम करेगा तो नगर पालिका का राज्य वित्त आयोग कहलाएगा। वही चीज ये वाला चुनाव आयोग, वहां भी नगर पालिकाओं को चुनाव करने के संबंध में राज्य चुनाव आयोग कहलाएगा। तो सेम है, नगर पालिका और पंचायत वाला हिसाब किताब सेम है, समझ गए? एक बिल्कुल वही है। अब इसको सार रूप में हम आपको बता देते हैं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। सार रूप में बिल्कुल बता देते हैं। सार रूप में ये है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। ये किसमें है? अनुच्छेद 243 क से या 6 तक है, या 6 तक, ठीक, या 6 तक। अब ये 2 हिस्सों में बटा है, एक पंचायतें और दूसरा नगर पालिकाएं। पंचायतों वाला संशोधन बताइए 73वां, नगर पालिकाओं वाला 74वां, ठीक। ये भाग 9 11वीं अनुसूची, भाग 9 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। किसमें? 73वें में। यहाँ भाग 9 का 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, ठीक। अब इसमें जो प्रमुख काम किए गए वो यही है कि पहला तो वही कि त्रिस्तरीय, वहां भी त्रिस्तरीय है। प्राधिकार देख लीजिए, प्राधिकार दिए गए कितने? प्राधिकार यहाँ 29 है और यहाँ प्राधिकार 18 है, प्राधिकार 18 है। यहाँ देखिए, इसके बाद आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण, फिर वित्त आयोग, फिर राज्य निर्वाचन आयोग। अब ये अनुच्छेद किसमें है? 243 घ, ये किसमें है? 243 झ, ये किसमें है? 243 ट, ये है। यही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी आरक्षण, वित्त आयोग, और कौन?
राज्य चुनाव आयोग, सेम ही चीज है, चुनाव आयोग। यहाँ क्या है, यहाँ 243 ना है, ये 243 वित्त आयोग माँ है, ये 243 या है। ठीक, अब ये व्यवस्था ये कही गई कि ये व्यवस्था कि 24 अप्रैल 1994 तक सभी 24 अप्रैल 1994 तक सभी राज्य अनिवार्य रूप से लागू करेंगे, सभी राज्य अनिवार्य रूप से लागू करेंगे, अनिवार्य रूप से लागू करेंगे, रूप से लागू करेंगे, ये व्यवस्था की गई, लागू करेंगे। दूसरी चीज, अभी जल्दी ये संशोधन किया गया 97वें संशोधन द्वारा 9 खा जोड़ा गया, भाग 9 खा अनुच्छेद 243 ZH, बहुत इंपॉर्टेंट है, ZH जोड़कर सहकारी सोसाइटी का गठन किया गया, सहकारी सोसाइटी का गठन, सहकारी सोसाइटी का गठन किया गया। ठीक, गठन किया गया, सहकारी सोसाइटी का गठन किया गया। सहकारी सोसाइटी का मतलब गांव के लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस करें, एक सोसाइटी बनाए, वही सोसाइटी या संगठन बिजनेस करे। जैसे दूध इकट्ठा करके दूध का बिजनेस करें, हैं? इसी तरह महिलाएं सोसाइटी बनाकर अचार बनाए, मुरब्बा बनाए। ये व्यवस्था की गई पंचायतों के अंतर्गत। तो इसमें देखिए, एक भाग 9 हो गया, भाग 9 का हो गया, भाग 9 खा हो गया, ये जोड़ा गया। तो यही है पंचायती व्यवस्था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और केवल प्रीलिम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर निबंध लिखने को आता है। और निबंध लिखने का मतलब ये प्रारूप आपको बताना होगा, इसके अलावा बताना होगा कि पंचायती राज्य से क्या लाभ हुआ। जैसे महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी दी गई तो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, गांव में आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी सब चकाचक है, ये सब लिखना है। क्या कमजोरियां हैं, निरक्षरता वगैरह, कि महिलाएं तो चुनी जाती हैं लेकिन उनके हस्बैंड वास्तव में प्रधान जी होते हैं, तो ये सारी कमजोरियां हैं। तो इस तरह से अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है, नहीं तो हम कैसे निबंध लिखा जाएगा पंचायती राज पर वो बता देते, और बड़ा हो जाएगा तो आप झेल नहीं पाएंगे, दिक्कत ये है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।